हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं हमारी दुनिया भाग 1 का कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 8 है हमारा राज्य बिहार। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बिहार की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली कई ट्रेनें लेट हो जाती हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। ये कुछ पॉइंट थे। अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे भारत के नक्शे में यहाँ पे बिहार राज्य दिख रहा है। यहाँ पे आपको उत्तर में, यहाँ पश्चिम में आपको देखने को पड़ेगा उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और उत्तर में नेपाल देखने को पड़ेगा। तो यही नेपाल की बात की गई है जो कि पश्चिमी चंपारण की बात हुई थी ऊपर। आइए शुरुआत करते हैं। गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोच कर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। तो ध्यान में रखेंगे 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर देखेंगे तो 345 किलोमीटर चौड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी हमारे पड़ोसी ही होते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं, वैसे ये राज्य जो होते हैं एक दूसरे को उसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। सड़कें और रेल लाइन अपने राज्य को पड़ोसी राज्य से जोड़ती हैं। कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखे हैं, जैसे कि अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए। पड़ोसियों के यहाँ की कौन कौन सी क्रियाएँ आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं, सोच कर लिखिए। पड़ोसी राज्यों की घटना से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है, बताइए। पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरों को अखबार से काट करके एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। उनका अपने राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रशासनिक सीढ़ियाँ। गुरुजी ने बताया कि इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार को 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है, ये बात ध्यान में रखेंगे। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, जिलों में अनुमंडल होते हैं, इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे बिहार का नक्शा है और यहाँ पे बिहार के ज़िले दिखाए गए हैं। ये सब जो कलर अलग अलग कलर हैं सब बिहार के ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, और जो कि 9 प्रमंडल में विभक्त है और कई अनुमंडल में विभक्त होता है। उसके बाद हम कहते हैं ऐसे प्रखंडों होते हैं। प्रखंडों की संख्या होती है 534 से प्रखंड यहाँ पे बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। अपने प्रदेश का मानचित्र देकर अपने ज़िले की चौहद्दी पता कीजिए। चौहद्दी का मतलब जो आसपास से सटा हुआ है उस ज़िले की बात करता है। आपके आसपास कौन से ज़िले सटे हैं उसे को हम चौहद्दी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जलवायु। तो बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। तो ध्यान में रखेंगे जो बिहार का पूर्व एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गर्म और आर्द्र जलवायु, जबकि पश्चिमी एरिया में आपको गर्म एवं शुष्क जलवायु देखने की मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत।
गर्मी का मौसम। गर्मी की मौसम गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है? रेशमा बोल उठी। रेशमा कह रही है, जब हाट बाज़ारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा तथा तरबूज, कुल्फ़ी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए, समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम आ गया है। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज़ हवाएं एवं आंधियाँ चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी होती है। औसतन तापमान यहाँ पे लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्षा का मौसम। वर्षा के मौसम की बात करते हैं तो गुरु जी ने पुनः वर्षा ऋतु कब आई और इस समय हम क्या क्या करते हैं। तो महेश बोलता है कि यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को भी खेतों के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल के तराई पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इस कारण नदियों में बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं, जिनका उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक की पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्रों में लोग वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। दोहरी ज़िंदगी के मायने क्या होते हैं? तो आप देख पा रहे होंगे, लोग टेंट तंबू में रह रहे हैं। बाढ़ शिविर लगाया गया, इसमें सामग्री का वितरण हो रहा है। गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई थी। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी बिताते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटों और स्परों पर रहने चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा ना ले जाए। घरों को छोड़कर के तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छिड़क देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम आते हैं। तो जो मनीजर का पौधा होता है किसके लिए काम में आता है? जलावन के काम में आता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है कि पता कीजिए कि बाढ़ वाले क्षेत्र में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छिट देते हैं। दक्षिण बिहार में मनीजर के डंठल जैसे किसी पौधे को खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं, तटबंध और इस पर क्या है। आगे देखते हैं। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांवों एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ से घिरे गांव अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वे घर की देख रेख करते हैं या काम की चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती हैं। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी,
मिश्री कंद जिसको हम अरहुआ कहते हैं, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूँ आदि की फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। बताइए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक ज़रूरतें क्या क्या होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। बाढ़ से बचाव के उपाय बताइए। आगे देखते हैं, लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य के में समान रूप से होती है, या एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में पूरा पानी नहीं रुकता है, कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नज़र आता है। यह जल लगभग 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता। अब सोचो कि बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। कोसी प्रमंडल के जिलों में रहने वाले लोगों के बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठा करो और ऐसे खबरों को स्क्रैप बुक बनाओ। ताल क्षेत्र का एक गांव। पटना के पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। बरसात में दक्षिणी बिहार की नदियों में पानी का बड़ा हिस्सा गांव में नहीं समा पाता, यानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है। एक बड़ा ताल सादृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ियों द्वारा पटना में लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच से रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं। एक छोटे स्टेशन पर उतर करके जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपोगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे। रामधनी, यही नाम था उस आदमी का जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे यह ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता है। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है, ज़मीन दलदली होती है, तो हम इसमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेत में मेड़ बचे रहते हैं। यह सुनकर वह हंस पड़ा, बोला, मेड़? हमारे खेतों में तो मेड़ होते ही नहीं है। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते होंगे। यह बताने लगा, पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। इसमें से चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होता है। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर का दाल छाँटने वाली कई मिलें हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है? हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कल्पना कीजिए कि प्रांत के अन्य हिस्सों में खेतों में मेड़ हटा दिया जाए तो क्या होगा। वैसे वस्तु की सूची बनाइए जो हमें ठंड से बचाती है। दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के महीनों को लिखिए और इस बीच और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी भी सूची बनाइए। जाड़े का मौसम। अब जाड़े की बात करें। गुरुजी बात शुरू करते इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है और लोग लकड़ी जला करके अलाव तापते हैं। माँ कहती है, इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं, गरम गरम चाय सबको भाती है। उनकी बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहनकर आते हैं, सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। वैसे तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। अब सब चुप मुस्कुराए और गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से
सरस्वती पूजा तक इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। कृषि व्यवसाय। गुरुजी ने कहा कि बच्चों, तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। गांव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में जूट की खेती होती है। इन फसलों के कारखानों में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय के तराई क्षेत्र में सोमेश्वर पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिले में कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों में भी कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिले में भी झारखंड के सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियाँ तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन हैं। तंबाकू। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने कभी किसी को तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका क्या मतलब है, कभी सोचा है? गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरेसा क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया एग्जाम में। गुरुजी की यह बातें चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी ने के साथ नारायण लाल और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी आए और उसके बारे में जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार का जो ये क्षेत्र पड़ता है, जो कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में कुछ प्रमुखों प्रखंडों में तंबाकू उगाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा कहते हैं। ये जो 3 इलाके दे रखे थे, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इनको संयुक्त रूप से सरेसा नाम दिया जाता है और इन इलाकों में तंबाकू की खेती की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। या किसी खास गांव का नाम ना होकर के तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रख कर के तंबाकू के पौधे को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और व्यापारियों के हाथों में बेच देना। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। एक सीध में एक हाथ पर की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत में 1 सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते हैं। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर के फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़ करके भिगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्ते को लपेट करके रखते जाते हैं। चूँकि सरेसा इलाके में तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती है? गुड़ और चेला चीनी, यह मुहावरा हम रोज़ सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है गुड़ चीनी कहाँ से आती है? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज, पश्चिम चंपारण पहुँचना होता है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए। एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे,
मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों का पानी, इधर आप देख पा रहे होंगे चीनी मिल का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश होता है। ध्यान रखना, नेपाल की जो नदियाँ होती है उसमें जो पानी बह के आता है तो उसमें मिट्टी में चूने का अंश होता है, या मिट्टी ईख, यानी कि ईख का मतलब होता है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं और वे चीनी मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों के किसान गन्नों को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं, फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक। चूँकि किसान के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार आती हैं, उन्हें नगद पैसा भी देती हैं, इसीलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगा करके उपजा करके नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उस गन्ने से रस निकाल करके चीनी बनाती हैं और फिर यही चीनी बोरों में भर के बाज़ार में पहुंच जाती हैं। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। उन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। गुरुजी आगे बोलें। वहाँ बहुत सारे लोगों को इस चीनी मिलों से रोज़गार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीद करके किराए पर देते हैं। गन्ने के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरे मौसी का घर सारण ज़िले में है, वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनती है। वह सब भी आती है हम लोगों के लिए गुड़ की जब भी आती है तो हम लोग के लिए गुड़ की ढेलियाँ एवं ढेर सारी चॉकलेट लाती हैं। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी मीठी है। चलिए अब टिफ़िन का समय हो गया। हाँ हाँ चलो सब चलते हैं। वन्य प्राणी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं, जैसे कि बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू, हिरण भी बहुलता में मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, खड़गपुर में पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीमबाध अभयारण्य हैं। इसके गर्म जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोन नदी के किनारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। इसमें से गेहूँन, जिसको हम कोबरा कहते हैं, करैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार से बेगूसराय जिले में कांवर झील के क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों के नज़दीकी से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिन में पटना दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ पर वॉच टावर बनाने का निर्णय किया है, ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। जनसंख्या। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। 2011 में की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,434,637 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी प्रकार का प्रभाव
है कि वनों को लगातार काट करके लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही खेती में लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन संसाधनों की वृद्धि होती है। इस कारणों से प्रदूषण भी फैलता है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। फिर सभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें, यही सबका सपना होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप इसके आंसर खुद करिएगा जो आपने पढ़े हैं। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इसका अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में कराएंगे। लेकिन यहाँ अब भी थोड़ा सा आप लोग ले लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र कौन सा है। सेकंड प्रश्न है कि सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे हैं। अगला प्रश्न है, सरैसा क्षेत्र में शामिल कौन कौन से ज़िले पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे इसको बताया गया था, आपको ध्यान रखना है। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं, आपको गोपालगंज देखने को मिलेगा, बेतिया, मोतिहारी, ये सब आपके गन्ने के क्षेत्र हैं। खालिस्तान में भरना है, बिहार के डैश भाग पर जंगल है का विस्तार है 6.4। आपको पता है बिहार के कुल ज़िले कितने हैं, 38 ज़िले। कांवर झील किस ज़िले में है ये बताना आपको। भीम बांध अभयारण्य किन पहाड़ियों के बीच में है। और इस प्रकार की बिहार की चौहद्दी लिखनी है। जैसे चौहद्दी का मतलब होता है कि बिहार से सटे हुए राज्य कौन कौन से। तो आपको पता है दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और ऊपर में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।